वेलकम गाइस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि एग्जाम बहुत पास में आ रहे हैं तो आप सबकी तैयारी भी और जोर शोरों से बढ़ जानी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में देख लिया था। आज हमें मोनोपोली के बारे में देखना है, या मोनोपोली व्हाटएवर यू से। तो मोनोपोली के बारे में देखना है, यहाँ पे हमें देखना है कि मोनोपोली के फीचर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि उसके सोर्सेस क्या होते हैं। देन वी आर गोइंग टू लुक एट द इक्विलिब्रियम सिचुएशंस, जैसे कि शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो यही तीन चार चीजें हैं आज की डिस्कशन का मुद्दा। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। आज मोनोपोली के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर्स में आगे जाएंगे। सो मोनोपोली इज अ टर्म डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स। एक है मोनो, मोनो मतलब सिंगल जो कि आप लोगों, और पोली मतलब सेलर, तो सिंगल सेलर। ठीक है, तो मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, ऐसा मार्केट जहां पे बहुत सारे सेलर्स ना हो, ओनली वन सिंगल सेलर इज देयर एंड रेस्ट अदर्स आर बायर्स। और बहुत सारे बायर्स हैं बट सब लोग एक ही बंदे पे रिलाई कर रहे हैं, और वो कौन है? ये बंदा जो मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्ट जो होता है मार्केट में, वो सिंगल सेलर होता है और पूरे मार्केट पे उसका कंट्रोल होता है। दो चीजें कंट्रोल करता है। कौन सी चीजें? एक तो सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है कि अगर वो अकेला है तो उसको कोई कंपटीशन भी नहीं है, ना ही उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। देयर इज नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर दिस प्रोडक्ट। तो क्या हो जाता है कि सप्लाई भी कंट्रोल में, क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं है, कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कि पूरे के पूरे मार्केट में वो प्राइस को भी कंट्रोल करता है। सो द सेकंड थिंग दैट ही कंट्रोल्स इज प्राइस। फर्स्ट इज सप्लाई, और प्राइस कंट्रोल करता है मतलब वो प्राइस टेकर नहीं, प्राइस मेकर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम फीचर्स के बारे में, पर ये कुछ शॉर्ट में आपको बताना था। अगर इसके एग्जांपल्स देखो तो ये बहुत एक्सट्रीम केस होता है, बहुत हार्डली आपको इसके एग्जांपल्स दिखेंगे। जैसे इंडिया में एक रेलवेज है, आपको गवर्नमेंट की मोनोपोली वहां दिखेगी कि रेलवेज जो है वो मोनोपोली में चलता है। उसके भी कुछ रीजन है, वो रीजन भी देखेंगे, बट आपको ज्यादातर देखने को ये मिलेगा कि रेलवेज मोनोपोली में है। और बाकी ऐसे तो लगभग लगभग सारी चीजों में मोनोपोली नहीं है, तो मतलब सारी चीजों में मतलब हर लगभग लगभग सारे ही सेक्टर्स में मोनोपोली, क्या मतलब उससे ज्यादा सेलर्स है, एक से तो ज्यादा ही सेलर्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मोनोपोली। तो फीचर्स ऑफ मोनोपोली में हमको देखना है, सबसे पहला है सिंगल सेलर। सो देयर आर नो मल्टीपल सेलर्स, जस्ट लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था कि वहां पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो आप लोगों को एग्जाम में ना फीचर्स में से भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं, तो आपको रेडी रहना उसके लिए। तो ये आपको ध्यान देना, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते यहाँ पे सिर्फ सिंगल सेलर होते हैं। देन अगेन नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट। देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन द मार्केट व्हिच इज सोल्ड बाय ओनली वन सेलर। तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो अगर कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो वो तो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकता है ना। तो इन्हीं दो चीजों की वजह से ही इज कॉल्ड एज अ प्राइस मेकर एंड नॉट अ प्राइस टेकर। वेयर एज इन परफेक्ट कंपटीशन द सेलर्स वर प्राइस टेकर। और ये प्राइस कौन डिसाइड करता था? मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई, याद है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे प्राइस मेकर है। देन बैरियर्स टू एंट्री। अच्छा, कोई अगर अपनी मोनोपोली चला रहा है, तो जैसे आप ही अगर कोई मोनोपोलिस्ट हो, आप बहुत अच्छा पैसे कमा रहे हो, आप अपने एरिया में और किसी सेलर आने दोगे? बिल्कुल नहीं। सो देयर आर बैरियर्स टू एंट्री बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्म। जो मोनोपोलिस्ट होगा ना, वो सारे मतलब साम दाम दंड भेद सब लगा देगा, लेकिन वो किसी को आने नहीं देगा अपने मार्केट में। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, सो देयर आर बैरियर्स टू एंट्री फॉर दी other sellers, so no one is going to enter, whereas in perfect competition there was free and fair and free entry and exit. फिर आगे देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन फॉर्म एंड इंडस्ट्री। हमने परफेक्ट कंपटीशन में देखा था कि इंडस्ट्री अलग होती है, फॉर्म अलग होती है। इंडस्ट्री क्या होती है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ मेनी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स को मिलाकर क्या बनती है? एक इंडस्ट्री बनती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या फिर कोई और इंडस्ट्री, जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री, जैसे मैगी हो गया, या बहुत सारी चीजें जो बिस्किट्स हो गई, ये सब चीजें किसमें आती है? एफएमसीजी सेक्टर में। अब बिस्किट्स बनाने की तो बहुत सारी कंपनीज हैं, तो बहुत सारी कंपनीज क्या हो जाती है? फॉर्म्स। इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे फॉर्म कहलाती है, बट जब सारी फॉर्म्स को ऐड कर देंगे तो ये पूरा क्या कहलाएगा? एक इंडस्ट्री। बट यहाँ पे मोनोपोली में जो सेलर है वही अकेला बंदा सब है, वही क्या है? वही फॉर्म भी है, वही इंडस्ट्री भी है। तो फॉर्म भी वही, इंडस्ट्री भी वही, तो बोलते हैं ना भगवान भी वही। मतलब उसको ऐसा फीलिंग आता होगा कि यहाँ पे अपना कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। कभी कभी तो लगता है अपुनिश भगवान है, तो ये मतलब उसको ऐसा फीलिंग आता होगा। आगे देखते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मतलब यहाँ पे जो मोनोपोलिस्ट होता है उसका डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का डिमांड कर्व कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। लेकिन मोनोपोली में इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? उसके कुछ रीजन होते हैं, और वो रीजन हम देखेंगे। ठीक है, तो ये सारे रीजन हमें देखने हैं। पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ मोनोपोली। सोर्सेज ऑफ मोनोपोली हमें देखने कि मोनोपोली के सोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला सोर्स होता है नेचुरल मोनोपोली, जहां पे गवर्नमेंट मोनोपोली में रहती है, मतलब गवर्नमेंट हैज द एक्सेस टू द होल मार्केट एंड गवर्नमेंट इज इन द मोनोपोली। ऐसा क्यों होता है? गवर्नमेंट क्यों मोनोपोलिस्ट बन जाती है? वो प्राइवेट लोगों को क्यों नहीं आने देती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे कंडीशन में जब कोई पब्लिक सर्विस देने की बात आती है। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और सारी पॉपुलेशन तो अमीर नहीं है ना, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, बहुत सारे क्या, काफी लोग गरीब है या फिर मिडिल क्लास में रहते हैं। तो वो बहुत सारी पब्लिक यूटिलिटीज को अगर महंगे दाम में अगर दी जाए तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते। आप ही देखो, आपके एरिया में जो भी बस सर्विस होगी, वो बस सर्विसेज जैसे यहाँ पे मुंबई में बेस्ट सर्विस, बीएसटी बोलते हैं, बीईएसटी, बेस्ट सर्विस है वो। उसके भी देखो फेयर प्राइसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि वो जनरल पब्लिक के लिए होता है। वैसे ही रेलवेज हो गए, रेलवेज पे तो पूरी मोनोपोली गवर्नमेंट की है, क्योंकि सिंपल रीजन है। आप देखो, अगर हमने जैसे दिस इज योर इंडियाज मैप। ठीक है, मैं थोड़ा आर्टिस्टिक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ठीक ठाक तो बना ही लूंगा। सो ये हो गया इंडिया का मैप। ये आपकी कंट्री है। ठीक है, ओ सॉरी। हाँ ठीक है, चलो मान लेते हैं ये आपकी कंट्री है। ओके। और ये जैसे एक बंदा यहाँ पे मुंबई में, ठीक है, मुंबई में एक लेबर आया है बिहार से। ठीक है, फिर एक और लेबर आया है असम से। ऐसे ही बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे जगह से, जैसे एक और लेबर आया है वेस्ट बंगाल से। तो ये अलग अलग जगह से अलग अलग लेबर्स आए हुए हैं, और ये सारे लेबर्स को अपने घर जाना है। अब होता क्या मालूम है? देखो, यूपी और बिहार जाने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब आना जाना बहुत होता है। तो अगर ये
रेलवे की लाइन, एक पर्टिकुलर रेलवे की लाइन को बिछाने में बहुत खर्चा आता है। अगर ये मैंने प्राइवेट लोगों को दे दिया, एज अ गवर्नमेंट मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ प्राइवेट लोग चलाओ, तो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होंगे जैसे रिलायंस हो गए, टाटा हो गए, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग अडानी हो गए, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग सिर्फ उसी रूट में चलाएंगे जहां पर ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, जिससे कि उनको प्रॉफिट हो। फिर वो क्या करेंगे ना, इधर से कनेक्टिविटी, समझ रहे हो, यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाएगी, क्योंकि वो इतने इंटीरियर एरियाज में जाएंगे ही नहीं। एक तो पहली बात तो पहाड़ है, पहाड़ को कट करो, फिर बाद में वहां से रेलवेज लेकर जाओ, बहुत सारा खर्चा होता है, रेलवे को सेटअप करना इजी नहीं होता है। और ऐसे में ये जो बिजनेसमैन है, ये तो प्रॉफिट के लिए ही बिजनेस करते हैं, तो इनका काम तो वेलफेयर करना है नहीं। तो अगर ये प्रॉफिट सीकिंग फर्म्स है, तो ये क्या करेंगी, फिर ये सिर्फ उसी जगह पे जाएंगी, उसी रूट में, जैसे मुंबई से दिल्ली हो गया, उसी रूट में जाएंगी जहां पर इनको प्रॉफिट मिलता हो। बाकी ऐसे इंटीरियर एरियाज में बहुत ऊपर तक जाना हो तो ये ना जा पाए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि फिर कनेक्टिविटी देश में टूटेगी, सबको भला नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, यहाँ पर अगर कनेक्टिविटी भी ना हो तो भी एक इशू है, क्योंकि ये देखो ये बहुत पतली सी जगह है, और इसे चिकन्स नेक कहा जाता है, ठीक है, चिकन्स नेक। और हम इससे बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजू में ही चाइना बैठा और अटैक कर सकता है चिकन्स नेक के ऊपर। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं। एनीवे, आपको ये देखना है कि मोनोपोली जो होती है, नेचुरल मोनोपोली गवर्नमेंट क्यों क्रिएट करती है। अब ऐसे में सबका वेलफेयर हो सके, भला हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट अंडरटेक्स दिस नेचुरल मोनोपोली थिंग, कि भाई ये नेचुरली गवर्नमेंट को ही करना चाहिए। इसके लिए देखो इंडिया में रेलवेज सब अफोर्ड कर लेते हैं, बट एयरलाइन सब अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ नेचुरल मोनोपोली। दूसरा क्या है, कंट्रोल ओवर क्रिटिकल इनपुट्स। कुछ ऐसी भी चीजें होती है, जैसे इनपुट्स हो गए किसी भी इंडस्ट्री के, जिन पे कुछ लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, कुछ कंट्रीज बहुत ब्लेस्ड होती है। जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं, क्रूड ऑयल के लिए पूरा मिडल ईस्ट ब्लेस्ड है, स्पेशली सऊदी अरेबिया और ये सारी कंट्रीज। वो सब क्या मालूम है, वो सब बहुत ब्लेस्ड है कि उनको पता है कि यार हमारे पास ये इनपुट है, क्रिटिकल इनपुट है, बिना इसके तो काम होगा नहीं। तो वो मोनोपोली अपनी क्रिएट करते हैं उस चीज में। वैसे ही और भी है, आप अगर देखोगे तो जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है आजकल बहुत चर्चा में, और सेमीकंडक्टर्स का आप बिलीव नहीं करोगे, लगभग 55 to 60% पूरी दुनिया का सेमीकंडक्टर ताइवान की एक कंपनी है TSMC, वो प्रोड्यूस करती है। एंड लगभग 90% ऑफ द हाईटेक, मतलब जो बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली सेमीकंडक्टर्स होती है, वो अकेला TSMC प्रोड्यूस करता है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी कितनी बड़ी मोनोपोली हो गई है, जस्ट बिकॉज इट कंट्रोल्स द क्रिटिकल इनपुट्स। अंडरस्टूड? देन इट इज टेक्नोलॉजी। Sometimes some companies, they create their own technology, or they basically they develop their own technologies which are good for them and also unique। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं iOS। अब ये iOS है, एप्पल की मोनोपोली है इस पे, और कोई iOS बनाता नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं। अभी एंड्रॉइड तो बहुत सारे मतलब आपको कंपनीज मिल जाएंगी जो एंड्रॉइड फोन्स बेचती है, बट iOS तो एप्पल ही बेचेगा। तो ये टेक्नोलॉजी के लेवल पे मोनोपोली हो गई। देन लीगल प्रोटेक्शन। लीगल प्रोटेक्शन क्या होगा, मान लेते हैं कि किसी ने कोई चीज डेवलप कर ली, कोई नई खोज की, और जिसका उसने पेटेंट करवा लिया। अब पेटेंट करवाने का मतलब है कि उसको लीगल प्रोटेक्शन मिल गया, मतलब एक तरीके से लीगल मोनोपोली मिल गई कि भाई देखो आपका पेटेंट 10 साल तक चलेगा, मतलब 10 years तक अगर किसी को प्रोड्यूस करनी है वो चीज, तो वो आपको पैसे दे, आपसे राइट खरीदे और जाके वो प्रोड्यूस करें। बिना आपको अगर पैसे दिए या बिना आपको कुछ पे किए, अगर वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है और बेचता है, तो फिर उसके ऊपर क्या हो सकता है, केस हो सकता है, वो जेल भी जा सकता है। तो ये सारे कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। तो पेटेंट वगैरह, जैसे यूएस और इसराइल, ये दो कंट्रीज ऐसी है ना जो बहुत ज्यादा पेटेंट कराती। इंडिया को भी वर्क करना चाहिए ऐसी टेक्नोलॉजीज में, मतलब ऐसी इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, जिससे कि हम भी पेटेंट्स बना सकें। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता, दिस इज द प्रॉब्लम। और आगे है कार्टेल फॉर्मेशन। कार्टेल फॉर्मेशन मतलब क्या, जैसे कि समझो अभी आप हो, ये आपका दोस्त है, और दो तीन और कॉम्पिटिटर्स हैं। सब कॉम्पिटिटर थे मार्केट में, अब सब एक साथ आ गए। अब सब एक साथ आ गए तो इन्होंने क्या बना लिया, कार्टेल बना लिया। अब कार्टेल बना लिया, इसका मतलब है कि अब इनको कोई टेंशन नहीं है, अब जो भी खरीदना आएगा उनको पता है कि कोई एक, अब देखो अगर अकेले अकेले रहते हैं तो यू ऑल हैड द इंसेंटिव टू डिच डिच ईच अदर बाय रिड्यूसिंग द प्राइस। बट यहाँ पे क्या है, आप डिच नहीं कर सकते हो। अब आप एक साथ हो गए हो, कार्टेल फॉर्म फॉर्म कर लिया है, तो सब लोग
एक ही चीज मतलब सेम भाव में बेचेंगे। इंडिया में कार्टेल्स फॉर्म करना अलाउड नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया उस चीज के लिए बराबर देखता रहता है कि कोई ऐसा कार्टेल ना बनाए। बट इंटरनेशनल लेवल पे कार्टेल्स बने हुए हैं, जैसे कि ओपेक। ओपेक क्या है? ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। सो ओपेक इज द basically organization which has those countries which is पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग। तो यहाँ पे इन लोगों ने ग्रुप बना के रखा है, और इस ग्रुप को ये लोग फिर बाद में क्या करते हैं, ये इसमें मतलब प्राइसेस को फ्लक्चुएट करवाते रहते हैं अपने हिसाब से। कभी सप्लाई की थोड़ी शॉर्टेज वगैरह करवा देंगे। एंड कार्टेल है उनका, कोई टेंशन नहीं है, सब एक ही भाव में बेचेंगे। तो दिस इज द इशू विद कार्टेल फॉर्मेशन। ये भी एक तरीके की मोनोपोली होती है। देन प्राइस पॉलिसी। कुछ फर्म्स होती है जो एकदम कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बेच देती है, मतलब इतना सस्ता कि वो मान लो 1 रुपए कमा रहे उस पे, या 2 रुपए कमा रहे, वो किसी को एंट्री ही नहीं करने देंगे। अब कोई नया एंट्रेंट होगा तो वो इतने कम प्रॉफिट के लिए तो आएगा नहीं। लेकिन अगर अकेला मोनोपोलिस्ट है तो उसको तो पता है भाई मैं अकेले ही बेच रहा हूँ, तो मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं कितने में भी बेचूं, कितना भी कमाऊं, जब सब लोग मुझसे ही खरीदेंगे तो मैं 2 रुपया भी क्यों ना कमाऊं, पर मैं बहुत कमा सकता हूँ। और ऐसा ही होता है कई बार। जैसे कि आप देख लो, जब भी जियो ने एंट्री की थी तो उसने क्या कर दिया था, सब फ्री कर दिया था। अब उसने इतना कॉम्पिटिटिव प्राइस कर दिया कि फ्री, अब फ्री में तो मतलब अब कोई भी कंपनी फ्री में तो देगी नहीं, बट उसने फ्री में देना शुरू किया। अब जाके देखो अब वो क्या कर रहा है, अब वो महंगे में बेच रहा है। तो दिस इज द स्ट्रैटेजीज, ठीक है, ये सारी चीजें होती है जो मतलब फॉलो होती है। आगे देखते हैं, सोर्सेज ऑफ मोनोपोली हमने देख लिया। अब नेक्स्ट है रेवेन्यू के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे कि समझो एक कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, मान लो एक पेन है, ठीक है। एक बंदा है वो मोनोपोलिस्ट है, वो पेन बेच रहा है, और पेन का प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। अगर वो 10 रुपए में बेचता है ना, तो पूरे मार्केट में सिर्फ उसका एक पेन बिकेगा। तो उसकी जो प्राइस है, प्राइस कितनी हो गई, 10। ये आप यहाँ ग्राफ से देख सकते हो, जब वो अगर एक एक प्रोडक्ट बेचेगा, 10 रुपए में बेचेगा, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बिकेगा। क्योंकि मार्केट में सब इतने भी अमीर नहीं है कि वो 10 रुपए का पेन खरीद ले। तो सिर्फ एक ही बंदा है जो खरीद सकता था। तो ऐसे में क्या होगा, इसका टोटल रेवेन्यू 10। और एवरेज रेवेन्यू तो हमको पता ही है, टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये भी हो गया 10। और मार्जिनल रेवेन्यू भी पता है कि हमको, मार्जिनल क्या होता है, मार्जिनल का मतलब हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, MRN-1। तो ये मार्जिनल हो गया। सो दिस इज 10 अगेन। बट देखो अगर उसको लगता है कि यार मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मार्केट में अकेला सेलर हूँ, तो एक काम करता हूँ, 1 रुपया कम कर देता हूँ, और कस्टमर्स आ जाएंगे। तो उसने देखो 1 रुपया कम कर दिया, 9 किया, तो क्या हो गया, 2 लोग खरीदने के लिए आ गए। अब क्या हो गया, उसकी टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई, 18 हो गई। पहले कितनी थी, 10। तो टोटल रेवेन्यू बढ़ गई ना। और एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। तो 18 अपॉन क्वांटिटी 2 कितना हो गया, 9। तो एवरेज रेवेन्यू 9 हो गया। बट मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा 18 - 10। माई बैड, यहाँ पे आप देख लेना TR - TRN-1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल रेवेन्यू ऑफ 2 यूनिट्स 18 माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ 1 यूनिट, दैट इज 10। तो ये 18 - 10 8। तो आप देख रहे हो ये, अब ये इसी तरीके से आगे फॉलो होगा। तो देखो आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि टोटल रेवेन्यू धीरे धीरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 30 पे आके वो रुकता है, स्टेबल होता है, और फिर वो फॉल होता है। तो मैं अगर इसको बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा होगा, टोटल रेवेन्यू बढ़ता है, बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे आके वो मैक्सिमम होता है, ये 30 रुपए थे उसके, और फिर उसके बाद ये फॉल होना शुरू होता है, 28, देन 24। तो ये क्या हो गया, ये टोटल रेवेन्यू का कर्व हो गया। और एवरेज रेवेन्यू को देखो, ये कम ही हो रहा है, 10 9 8 7 6 5 4 3। और मार्जिनल रेवेन्यू भी देखो कम ही होता जा रहा है, 10 8 6 4 2 0 -2 -4। तो आपको ये देख के क्या पता चला कि एवरेज रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू दोनों, मार्जिनल रेवेन्यू, ये दोनों ही गिरते हैं। बट एक चीज आप अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो देखोगे कि इनके बीच जो फासला है ना, वो डिफर करता है। यहाँ पे -1 से गिर रहा है, ये एक एक से गिर रहा है सिर्फ। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे ये 2 से गिर रहा है। तो आप समझ सकते हो क्या मैं बोलना चाहता हूँ, कि एवरेज रेवेन्यू जितने से गिरता है, उसके डबल से क्या गिरता है, मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू फॉल्स डबल देन एवरेज रेवेन्यू। तो MR क्या हो गया, 2 × एवरेज रेवेन्यू, AR हो गया हाफ ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या शो करता है, स्लोप, दिस विल शो द स्लोप।
तो आप एक बात बताओ, एक एक से गिरेगा मतलब इसकी स्लोप क्या है, कम है। और ये दो दो से गिरेगा मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है। तो इन दोनों डायग्राम्स में कम स्लोप किसकी है, इसकी। ये है ए आर एंड दिस कर्व इज एम आर। तो मार्जिनल रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा स्टीप होता है और एवरेज रेवेन्यू कम स्टीप होता है। ठीक है, फ्लैटर होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ए आर, एम आर एंड टी आर। देखो मैंने ये चीज यहां पर भी बनाई है, आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू फॉल हो रहा है, लेकिन इसकी फॉलिंग की रेट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू के फॉलिंग की रेट। और टोटल रेवेन्यू देखो, एक बार शुरू से जीरो से शुरू होता है, मैक्सिमम पे पहुंचता है, और फिर क्या होता है, वो फॉल होना शुरू हो जाता है। सो दिस इज टोटल रेवेन्यू। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अब आगे चलते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम के ऊपर, और फिर उसके बाद लॉन्ग रन देखेंगे, और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखो, जैसा कि हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में देखा था, शॉर्ट रन में तीन केसेस थे। कौन से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे दो केसेस होंगे। कौन से होंगे शॉर्ट रन में, एक होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और एक होगा लॉस। नॉर्मल प्रॉफिट की जरूरत नहीं है क्योंकि अकेला सेलर है, तो उसको या तो लॉस ही होगा या तो प्रॉफिट ही हो जाएगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब उसकी कॉस्ट जो है वो इक्वल हो जाएगी उसके रेवेन्यू के। तो देखते हैं हम लोग। पहले यहाँ पे देखो, ये आप डायग्राम देख सकते हो, दिस इज योर डायग्राम। ये क्या शो कर रहा है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू। ये जो ऊपर वाला कर्व है डार्क पिंक कलर से, और फिर लाइट पिंक कलर से है मार्जिनल रेवेन्यू, डार्क ब्लू कलर से है मार्जिनल कॉस्ट, और लाइट ब्लू कलर से है एवरेज कॉस्ट। अब यहां देखो, एवरेज रेवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन में हमने क्या देखा था, रेवेन्यू स्ट्रेट लाइन होती थी, बट यहां रेवेन्यू कैसी होगी, फॉलिंग होगी। और अगर आपका कॉस्ट इसके इस रेवेन्यू के नीचे है, मतलब उससे कम है, तो ये आपको प्रॉफिट देगा। सिंपल सी बात है, अगर कॉस्ट इज लेस देन रेवेन्यू तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और अगर कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू तो आपको क्या मिलेगा, लॉस। तो यही दो चीजें होगी। और अगर कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू तो आपको हो जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये इस डायग्राम में क्या बोल रहा है, देखो, इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन है, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। क्या क्या कंडीशन थी, एम सी इक्वल टू एम आर, पहला कंडीशन। और दूसरा, एमसी शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो, एमसी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो। तो ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है यहाँ पे। देखो, एमसी इक्वल टू एम आर कहाँ पे होगा, ये है आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये लाइट पिंक वाला है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। दिस इज द पॉइंट वेयर एमसी इक्वल्स टू एम आर। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, इट शुड कट एम आर फ्रॉम बिलो। क्या वो नीचे से कट कर रहा है, हाँ बिल्कुल नीचे से कट कर रहा है। तो यही है इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमको क्वांटिटीज डिसाइड करनी है, तो यहाँ से एक लाइन हम नीचे खींचेंगे, वो हो जाएगी क्वांटिटीज, मतलब इतनी क्वांटिटी बिकने वाली है। और क्या प्राइस होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि कितना एवरेज रेवेन्यू है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू कर्व शोज द प्राइस। कैसे शो करता है, देखो, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, पी इंटू क्यू अपॉन क्वांटिटी। क्यू क्यू कैंसल, पी, तो ए आर इक्वल्स टू पी। मतलब कि जो एवरेज रेवेन्यू रहेगी वही क्या रहेगी, प्राइस। तो यहां से अब एक सीधी लाइन ऊपर जाएगी, और वो क्या बताएगी कि कितना प्राइस हम चार्ज करेंगे। जहां पे ये टच कर देगा एवरेज रेवेन्यू को, वही होगा प्राइस। उसी तरीके से कॉस्ट भी देखना है हमको, तभी तो हम पता करेंगे ना कि प्रॉफिटेबल है या लॉस पे है। तो देखो, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ से नीचे से जा रहा है, और जैसे ही ये लाइन जहां पे कॉस्ट को टच करेगी वो क्या हो जाएगा, उसका कॉस्ट हो जाएगा। दिस इज द कॉस्ट। तो आप देख सकते हो ओ पी बी क्यू, ये क्या शो कर रहा है, ये बड़ा रेक्टेंगल ओ पी बी क्यू क्या शो कर रहा है, बड़ा रेक्टेंगल, ये शो कर रहा है रेवेन्यू। और वो जो छोटा रेक्टेंगल है नीचे, ओ डी सी क्यू, वो क्या शो कर रहा है, कॉस्ट। तो ये जो बीच वाला पार्ट बचता है ना, इतना पार्ट, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ द मोनोपोलिस्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आई होप ये आपको समझ गया होगा। इसी को हम एक्सेस प्रॉफिट भी बोलते हैं। माई बैड, ये इधर कैपेसिटी नहीं आएगा, इधर प्रॉफिट आएगा। तो ये एक्सेस कैपेसिटी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। तो ये दिस इज एक्सेस प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं हम लोग केस टू के ऊपर। केस टू इज लॉस। लॉस कभी होगा, लॉस कब होता है, जब कॉस्ट इज ग्रेटर देन रेवेन्यू। अच्छा, रेवेन्यू कहां से पता चल रहा है, ए आर कर्व से। कॉस्ट कहां से पता चल रहा है, एसी कर्व से या एटीसी कर्व से। तो एसी कर्व शुड बी अबाउ देन ए आर कर्व।
तो हम अगर इसका डायग्राम एग्जाम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये एक्सिस बनाना, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सांप एक्सिस, बिकॉज ऑल एक्सिस आर स्नेक्स। ओके, दिस इज नथिंग पर्सनल, मैं किसी के भी एक्सेस की बात नहीं कर रहा हूं, ये सबके लिए जनहित में जारी है। आगे देखते हैं, दिस इज एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। ये दो कब हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ज्यादा ज्यादा स्टीपर होती है एवरेज रेवेन्यू से। अब हमको देखना है कि कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं कॉस्ट को समझो ग्रीन लाइन से बना रहा हूं, कॉस्ट इज हायर देन द रेवेन्यू। ओके, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, और एमसी एमआर को तो कट करेगी, पर एसी को कहां पे कट करती है, लोवेस्ट पे, तो ये लोवेस्ट पे जाएगी, दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो कंडीशंस मीट हो रही है, कौन सी, पहली कंडीशन क्या है, एमसी इक्वल टू एमआर, और दूसरा एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी बिकेगी, ये हो गया आपका प्राइस, ओ पी ई क्यू। बट कॉस्ट देखो, कॉस्ट कितना हो गया, इतना सारा कॉस्ट हो गया, मतलब कॉस्ट ज्यादा हो गया, तो ओ सी डी क्यू, दिस इज द कॉस्ट। अब आप देख रहे हो ये जो रेक्टेंगल बनता है, इसको मैं दूसरे कलर से शो करता हूं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो रेक्टेंगल बनेगा, ये क्या होगा, दिस विल बी द कॉस्ट, सॉरी लॉस, और ये है मोनोपोलिस्ट का लॉस। तो इसी तरीके से मोनोपोलिस्ट कैन ऑल्सो माइट ऑल्सो इनकर लॉस इन द शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में चीजें फिक्स्ड, कुछ चीजें फिक्स्ड रहेंगी और कुछ चीजें वेरिएबल रहेंगी। अगर सारी चीजें वेरिएबल रहे तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, अपना कॉस्ट निकाल लेगा, उसको जहां लगेगा कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, वो क्या करेगा, उस हिसाब से चेंजेस करेगा, वो नया प्लांट भी डाल सकता है जिससे कि उसका कॉस्ट कम हो जाए, या वो और भी कोई दूसरी स्ट्रैटेजीज यूज करके अपने कॉस्ट को कम कर सकता है, और उसका फिर वो वापस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है। बट ये सब कब होगा, जब लॉन्ग रन की बात होगी, क्योंकि लॉन्ग रन में सब क्या होता है, वेरिएबल होता है। बट शॉर्ट रन में सब कुछ वेरिएबल नहीं होता है, शॉर्ट रन में कुछ वेरिएबल होता है और कुछ फिक्स्ड रहता है। इसके लिए शॉर्ट रन में मोनोपोलिस्ट के पास दोनों चॉइसेस होती है, आई मीन दोनों पॉसिबिलिटीज होती है, जैसा कि पहला होता है, या तो वो प्रॉफिट भी कमा सकता है, या तो फिर वो दूसरा लॉस। आगे चलते हैं, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, एंड देन वी विल एंड दिस चैप्टर, और ये चैप्टर हमारा हो जाएगा, फिर आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख सकते हो। आगे देखते हैं, लॉन्ग रन में बस क्या हो जाएगा, ये कर्व का नाम हो जाएगा एल एम सी, और इसका नाम हो जाएगा एल ए सी, बाकी सब सेम ही रहेगा। और याद रखना, लॉन्ग रन में भी क्या होगा, इधर सिर्फ एक्सेस प्रॉफिट। अब तो उसको पता है ना मेरा जहां लॉस होने वाला है, मैं नई प्लांट डाल दूंगा, और नया प्लांट डालते ही क्या हो जाएगा, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसी तरीके से हमें ये एग्जाम में कैसे बनाना है, अगेन वाई एक्सिस, देन एक्स एक्सिस, दिस इज जीरो, और फिर आपको क्या करना है, पहले एक कर्व बनानी है ऊपर से एवरेज रेवेन्यू कर्व, फिर दूसरी बनानी है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। क्लियर है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक कॉस्ट कर्व बनाना है, जो कि अब नीचे से जाएगा, और ये थोड़ा बड़ा रहेगा, इसको एलएसी बोल देंगे, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और आपको फिर बनाना है एक और कर्व, जो कि कट करते हुए जाएगा इसको मिनिमम पे, इसको बोलेंगे एलएमसी। और इक्विलिब्रियम की कौन सी दो कंडीशन होती है, अगेन पहला एमसी इक्वल्स टू एमआर, दूसरा एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। तो देखो यहां से कट कर रहा है, दिस इज द क्वांटिटी ओ क्यू, और ये हो गया इतना कॉस्ट, कॉस्ट क्यू क्योंकि ये कॉस्ट कर्व पे आ रहा है, सो दिस इज ओ सी डी क्यू। और लास्ट में देखो ये ऊपर जो जा रहा है, दिस इज द प्राइस, ये इतना प्राइस चार्ज करेंगे, और ये जो पार्ट होगा, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये आपको समझा, दिस इज लॉन्ग रन। तो अगर मैं आपको ये समराइज कर दूं, तो शॉर्ट रन में दो चीजें होंगी, क्या क्या, एक तो एक्सेस प्रॉफिट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और दूसरा क्या होगा, लॉस। और लॉन्ग रन में, सिंस द सेलर हैज, द मोनोपोलिस्ट हैज इनफ टाइम टू चेंज द फैक्टर्स, एंड जो फिक्स्ड फैक्टर है उसको भी वेरिएबल कर सकता है, तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोनोपोली। आई होप आपको समझ गया होगा। अगर इसमें आपको अभी भी कुछ डाउट्स आते हैं, या आपको लगता है कि आपको इसमें
कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है डायग्राम बनाने में या कुछ चीज़ें ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और या तो फिर कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। और इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स के लिए बने रहिए इकोनॉमिक्स पर। टिल देन टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद।